मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके सांख्यिकी का पार्ट 2 हम लेकर चल रहे हैं। कल हमने आपको डिस्कस किया था सांख्यिकी में सबसे पहले कि उनका निरूपण या उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन बाय टेबुलेशन सारणी द्वारा, दूसरा ग्राफ द्वारा बताया था। और ग्राफ में हमने आपको बताया था, अगर याद हो तो, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और फिर बताया था आपको पाई चार्ट। ठीक है, देख लीजिए, बारंबारता बहुभुज बनाया गया था, बारंबारता। ठीक, अगर हम किसी भी आंकड़े को चाहें तो जो बिंदु स्वरूप दिखाए थे उससे एक अगर केवल लाइन खींचते हैं तो उससे वह एक लाइन चार्ट बनेगा। और आपके मोबाइल पर जो सवाल है देखेगा वह लाइन चार्ट का है। अभी देखेगा खुद, वह पीसीएस का सवाल है और जो पेट का एग्जाम हुआ था एज इट इज यही का यही सवाल था पेट के एग्जाम में। ठीक, सेम टू सेम यही सवाल था। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर भी बना दे रहा हूँ जिससे कि हमारे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको भी फायदा हो। ठीक है, सवाल आपका ये है, यह एक ग्राफ है, इसमें दिखाया गया है कि निम्न दर्शाए गए चित्र में किसी परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक ना, ये लिखा गया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, बहुत ऊपर तक दिया है। चलिए हम सीधे आंकड़ों को दर्शा रहे हैं। यह एक चित्र है, देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 0.65, यह है 0.85, 0.35, यह है 1.25, 1.4, दिस इज 0.95 और यह है 1.55। एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा इतिहास एवं भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात दिखाया गया है। इतिहास एवं भूगोल का अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास के नंबर अपान भूगोल के नंबर, इनका रेशियो दर्शाया गया है। ठीक है, ये छात्र हैं, दे आर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से किया गया है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 हुआ, 4 5 6 एंड 7th नंबर। अब आप बताइए, पहला सवाल जरा देखिए, ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए? कैसे निकालेंगे? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक पाए। आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, भिन्न में पढ़ाया गया था। अगर नहीं है तो आप शुरू के क्लासेस को देखिएगा ऑनलाइन। बताया गया था प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर हर बड़ा हो, अंश छोटा हो तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, और अगर अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए तो क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर सोचिए, अगर भूगोल का नंबर ज़्यादा है, भूगोल ज़्यादा है, इतिहास कम है, तो जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी कि नहीं? और अगर इतिहास, यहाँ पर भूगोल के ज़्यादा नंबर हैं, अगर हिस्ट्री के ज़्यादा नंबर हों और भूगोल के कम नंबर हों तब क्या होगा? अगर हिस्ट्री के नंबर्स ग्रेटर देन ज्योग्राफी के नंबर हों तब इतिहास बटे भूगोल क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन 1। हो गया?
इसका मतलब जहां जहां यह रेशियो 1 से ज्यादा है वहां पर इतिहास में बच्चा नंबर ज्यादा पाया है भूगोल की तुलना में, है ना। और जहां लेस देन 1 है वहां भूगोल में ज्यादा पाया है और इतिहास में कम पाया है। अब आप प्रत्येक प्रश्न कर सकते हैं। सोचिए, पहला सवाल देखिएगा। पहला है, ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किए? कौन छात्र हैं? ये है ना, दिस इज 1, 2 एंड 3। तो पहले का उत्तर कितने आ गए? 3 स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा सवाल देखिएगा, बी है। निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए? बताइए। अरे यहां तो देख के उत्तर बता सकते हैं। यहां वाले में कौन सा है? देखिए, यह है 1 1 नंबर वाला, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, है ना, जो ऑप्शन में नहीं है। जिनकी वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, वे सभी बता रहे हैं कि इनके भूगोल में नंबर ज़्यादा हैं और इतिहास में कम है। तो नन ऑफ दीज बिल्कुल सही। छात्र 3 से 4 के लिए भूगोल में प्राप्त अंकों की प्रतिशत बढ़त कितनी है? 3 से 4 में, 3 से 4 में पूछा गया है भूगोल में प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना बढ़ा है? कोई बताए? 90। और कोई ऑप्शन है? 90, 15, 20, 90 अपर्याप्त आंकड़े, इनमें से कोई नहीं। बोलिए। यस, किसने बताया? गुड। आप बताइए, ये तो रेशियो दिया है ना, तो रेशियो से किसी एक विषय की प्रतिशत इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, कांट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त। ये पांचों सवाल आपके पेट में थे। अगला सवाल देखिएगा। इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इतिहास बटे भूगोल अधिकतम कितना है? 1.55 और न्यूनतम क्या है? 0.35। घटा दीजिए, 1. नहीं घटा पाए, 1.20। इतिहास अपान भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर। अधिकतम अनुपात है 1.55 और न्यूनतम अनुपात है 0.35। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और पांचवा सवाल जो बता दे वो अच्छा होगा। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक प्राप्त होते हैं, इतिहास में उसके अंक कितने हैं? छात्र 4, नंबर आए कितने? 75 आ रहे हैं। गुड, सही है। 60 अंक भूगोल में हुए, इतिहास में x, भूगोल में 60 बराबर 1.25। x बराबर हो जाएगा 60 गुणे 1.25। 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 कम 6 1 7। योर मार्क्स विल बी 75। हो गया? इनमें से कोई नहीं। ठीक, ध्यान रखिए, जब ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आप देखें कि 2 में आ गया कि इनमें से कोई नहीं और 1 में आया आंकड़े अपर्याप्त, तो कभी कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं लगा रहे, है ना। तो इसको बनाए रखिएगा। सबके समझ में आ गया ये सवाल? कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो? नहीं। ये हरियाणा पीसीएस का सवाल था आपका, लिखा गया है चंडीगढ़। अगले सवाल पर देखिएगा। आपको ग्रुप में दिया गया है सवाल ना, इन सवालों को आप देख लीजिए। ये सभी आपके, केवल एक सवाल छोड़ करके 18 से 22 सभी सवाल आपके पीसीएस के ही हैं, पेपर से ही निकाला गया है।
आप इन्हें देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल उसे आप जरूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक। और हाँ, आज निर्देश आया है कि अगले सप्ताह पूरा आपका मॉक टेस्ट का होगा सप्ताह, ठीक है? सभी लोगों के अपने मॉक टेस्ट होंगे। जो लोग आए होंगे आपको भी मिलेगा पेपर, जो नहीं आए होंगे उनको PDF फॉर्म में पहुंचेगा। इसलिए CSET के पेपर के लिए भी तैयार रहें और उधर आपके सब्जेक्ट के पेपर भी अब होंगे। कारण है आपकी परीक्षा नज़दीक है, ठीक ना? तो जिन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा है और अच्छी बात है उनके लिए, वो सीधे YouTube पे जाएं और पूरे लेक्चर अटेंड करें। मोर देन 50 लेक्चर्स आपके हिस्ट्री के हैं। बोलिए। टॉप क्लास की फैकल्टी डॉक्टर RK उपाध्याय जी द्वारा पढ़ाया गया, मेहनत की गई। इस समय आपकी ज्योग्राफी चली रही है, साइंस चल ही रही है, लगभग ख़त्म होने के कगार पर दोनों होंगे, है ना? तो लगभग हर विषय आपकी कंप्लीट हो गई। इकोनॉमी की क्लास कोरोना काल में बहुत लंबी चढ़ी, तो आप लोग उसे आप देखिए। वह अब ये नहीं देखा जाएगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्यों? आप एक अभ्यर्थी हैं और आप ये मानकर चल रहे थे कि आपकी परीक्षा अक्टूबर में है। उसी के लिए हम लोगों ने जी जान से प्रयास किया। अब हम ये देखते हैं कि परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाए उसमें आपका लेवल क्या है। हम अपने मिशन में कामयाब हुए या फेल हुए, ये हमें खुद भी अब एनालिसिस करना है, ठीक है? पूरे प्रदेश में एनालिसिस हर एक मंडल में हो रहा है। अब देखते हैं हमारे मंडल में क्या है। तो हमारा जो पेपर होगा पहला, उस पेपर में ध्यान रखें फुल मैथमेटिक्स आपकी होगी, डिसीजन मेकिंग होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा, सांख्यिकी होगी और रीजनिंग होगी, जितने लेसन्स पढ़ाए जा चुके हैं लगभग, ठीक जी। अभी पहले अलग अलग होंगे, इसके बाद फिर एक साथ होंगे। तो फुल तैयारी अपनी कर दीजिए और उम्मीद है कि जो लोग टॉप करेंगे उन्हें हमारे मंडलायुक्त जी जरूर उनसे मिलेंगे, है ना? तो ऐसा अवसर भी आपको मिले। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे सांख्यिकी में समांतर माध्य। समांतर माध्य, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ओके, हम 3 आंकड़े लिख रहे हैं और आप बताइएगा कि कौन सा आंकड़ा अवर्गीकृत है। जो लोग क्लास में कल आए, निम्न में से कौन सा आंकड़ा नॉन क्लासिफाइड है, अनक्लासिफाइड है, अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड है। पहला 7, 8, 11, 15, 16, 21, ये है। दूसरा ये बनाया गया, ये है छात्र, ये है उनकी संख्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। उम्र है, आयु। यह है 5, 6, 4, 7। तीसरा है बीस प्रतिशत, 30%, 22%, 18%, ऐसे। दिस इज ABCDE और D है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन आंकड़ा अवर्गीकृत है? C। यस, A कल ही बताया था।
अगर इसमें केवल हमारे यह लीनियर आंकड़े दे दिए गए और इन्हें किसी प्रकार से किसी टेबुलेशन या ग्राफ द्वारा हमने प्रदर्शित नहीं किया तो आंकड़ा क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत हो जाएगा। ठीक, अगर हम इन्हें सारणीबद्ध कर देंगे तो वही आंकड़े क्या हो जाएंगे? क्लासिफाइड हो जाएंगे, वर्गीकृत हो जाएंगे। ठीक, तो जिन लोगों ने ए बोला वो बेहतरीन प्रयास किए। अगला बताइएगा, और कल बताया भी गया था आपको, निम्न में कौन सर्वाधिक शुद्ध मान देता है? पीसीएस का पूछा हुआ सवाल। पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका, मीडियन, तीसरा है बहुलक और चौथा है उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। सर्वाधिक शुद्ध मान कौन देता है? जरा देख लें, ऑनलाइन में भी कुछ कमेंट्स बच्चों के। गुड, ऑनलाइन जो भी, हाँ इंग्लिश में कौन बोल रहे हैं? सुधीर शर्मा। चलिए, योर ऑप्शन इज अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड एंड ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोगों का चैट मैं प्रॉपरली देख भी पा रहा हूं। जो लोग ऑनलाइन हैं कृपया आप लोग अपने उत्तर बोल सकते हैं, बता भी सकते हैं। बताइए, इधर ऑफलाइन में आप लोग बताइए, इनमें कौन सर्वाधिक शुद्ध मान देता है? नहीं, कोई बात नहीं। सर्वाधिक शुद्ध मान देने वालों में कौन होता है? समांतर माध्य। ठीक, कैसे जरा देख लीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ आंकड़े हैं 11, 13, 18, 22, 67, बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं, चलिए 27 और 34 हैं। सुनिए जरा सा, अगर हम इनके देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और आंकड़ा दे रहे हैं, 35 भी दे दिए, चलिए 7 हो गए, विषम हो गए। इनका अगर समांतर माध्य निकालना होता तो हम क्या करते? पदों का योग बटे पदों की संख्या, निकल जाता। कितना आ जाता? 1, 3, 4, 8, 12, 2, 14, 7, 21, 4, 25, 5, 30, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16 और बटे कितने कर देते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। लेकिन अगर इनकी हम माध्यिका करते तो 3 इधर छोड़ते, आप 3 इधर छोड़ते, इनकी माध्यिका कितनी आ जाती? 22 आ गई। अगर हम यह मान बदल दें, 11 की जगह 12 कर दें और यह मान बदल दें, यहां पर हम 39 कर दें, क्या इसकी माध्यिका बदली? नहीं, लेकिन समांतर माध्य बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं? तो समांतर माध्य और माध्यिका में ये अगर रिपीट होता, मान लीजिए अभी हम यहां 27 को रिपीट कर देते, यहां पर किसी एक संख्या को, मान लीजिए हम यहां लिखते 12, फिर 13 की जगह 12, यहां लिख देते 18, ये 22, 27, यहां हम कह देते 32, 39। हम पूछते इसका बहुलक, ये 2 बार रिपीट हुआ, बोलिए। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि इनके किसी बदलने से, मान लीजिए यहां हम कोई संख्या बदल दें तो क्या इसके मान पर प्रभाव पड़ेगा? इसके बढ़ने या घटने से नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू हमेशा अरिथमेटिक मीन देता है। ठीक, आइए तीसरा सवाल आपको याद होगा, हमने बताया था वो भी
ये तो हमने मान लीजिए डिस्कस नहीं किया था अभी, ठीक। वह पूछा गया था कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के अधीन नहीं है, विच इज नॉट अंडर सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें ऑप्शन ऐसे था समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, और यहां लिख दिया जाए वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। बोलिए, अगर हम कहते यहां पर निम्न में से कौन सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत नहीं है, तो आप हमेशा क्या उत्तर करेंगे? वर्ग अंतराल, ठीक। अब आइए समांतर माध्य में लिखेगा सवाल। हमने कल कुछ सवाल कराए थे आपके, है ना? तो लिखेगा जो इस समय सर्वाधिक पूछा जा रहा है उस पर लिखेगा, यदि m आंकड़ों का समांतर माध्य, m आंकड़ों का समांतर माध्य n स्क्वायर व n आंकड़ों का समांतर माध्य m स्क्वायर हो, तो m प्लस n आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक, सॉल्व करें। ऑनलाइन में कोई अगर बताना चाहे इसका उत्तर, अरिथमेटिक मीन ऑफ क्वालिटी 144 पर चल रही है। गुड, सबको सही दिखाई दे रहा होगा। सर इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज। If the arithmetic mean of first m datas are n square and arithmetic mean of n datas are m square, then find arithmetic mean of m plus n datas। देखिए, जब m आंकड़ों का समांतर माध्य n स्क्वायर है तो इनका योगफल कितना आ जाएगा? m गुणे n स्क्वायर। यहाँ n आंकड़ों का समांतर माध्य n, तो इनका क्या हो जाएगा? n गुणे m स्क्वायर। पूछा किसका है? पूरे m प्लस n का। इन दोनों में क्या कॉमन है? m n कॉमन है ना? m n कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? यहाँ n और प्लस m बटे यहाँ है m प्लस n। ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो गए। आपका समांतर माध्य क्या आ गया? m इंटू n। PCS 2016। कितने लोगों को आया था? सही में बताइएगा। चलिए, नहीं आया था कोई बात नहीं, एक बच्ची हाथ उठा रही है, थैंक यू बेटा। आगे चलें, नोट लिखिएगा, नोट एक लिख लीजिए। यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य m है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटाज आर m, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य m है, अभी सिविल का जस्ट पिछला हमने पेपर देखा और पीसीएस का भी देखा, तो एक टॉपिक फिर मन और हुआ कि उसे भी पढ़ाया जाए आपको, कि देखा हमने कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के बड़े सवाल आए। जो नए कलेवर हैं उनमें इनके सवाल आ रहे हैं, तो देखेंगे अगर किसी दिन समय मिल गया तो 1.5 घंटे में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यदि आंकड़ों का समांतर माध्य m है, प्रत्येक में p जोड़ दिया जाए, इफ p एडेड इन ईच टर्म, यदि प्रत्येक पद में p जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा बताइए? पहले समांतर माध्य कितना था? m था। अगर हम p जोड़ दिए तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? अब m प्लस p। अगर प्रत्येक से p घटा दें तो m माइनस p,
प्रत्येक में p से गुणा कर दें, m गुणे p, प्रत्येक में p से भाग दे दें, तो कितना हो जाएगा m अपान p। जितना जोड़ेंगे प्रत्येक पद में उतना समांतर माध्य में जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा होगा और भाग करेंगे तो भाग हो जाएगी। दैट्स क्लियर? नहीं तो वहां भी कुछ गुणा गणित अपने से करके आ जाएंगे कि नहीं इतना आसान नहीं होगा। कह दिया जाए 10 आंकड़ों का समांतर माध्य 15 है, ठीक, प्रत्येक पद में 3 जोड़ दिया गया तो नया समांतर माध्य क्या होगा 18 हो गया। सामान्य सी बात, प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया गया, समांतर माध्य 30, 15 दूना 30, ठीक है। प्रत्येक में 3 से भाग दे दिया गया, समांतर माध्य 15/3, क्या हो गया 5। दैट्स क्लियर? लेकिन यही एक एरर वाला भी सवाल पूछा जाता है, उसको लिखिएगा, लिखें, यदि 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक the average marks of 10 students, the average marks of 10 students, 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कल हमने आपको बताया था कि कभी कभी हम एवरेज की जगह औसत का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या इसी सवाल को कहेगा द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 35, 35 हैं। 10 विद्यार्थियों के अंकों या प्राप्तांकों का समांतर माध्य 35 है, यह भाषा भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन किंतु बाद में पता चला बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि 2 छात्र जिनके प्राप्तांक क्रमशः 25 व 18 थे की जगह पंद्रह व 35 चढ़ा दिए गए हैं। 2 स्टूडेंट्स विच मार्क्स आर 25 and 18 in place of that 15 and 35 आर मार्क्ड, उनकी जगह 15 और 35 चढ़ा दिए गए। तो सही समांतर माध्य ज्ञात करें, फाइंड एक्यूरेट अरिथमेटिक मीन, सही समांतर माध्य ज्ञात करें। कोशिश करें और बताएं अगर कोई बता सकता हो तो। हाँ ठीक, आप देखिए पहले इनको जोड़िए, आप कितना हुआ 8 5 13 2 1 3 1 4, इसका मतलब कितना था 43, ये चढ़ा दिया गया है। लेकिन बच्चों के वास्तविक मार्क्स ये थे 35 और 15 जोड़िए कितना हुआ 50, तो 50 की जगह 43 है, इसका मतलब नंबर कम है कि ज्यादा? नंबर ये कम चढ़े ना, होने चाहिए थे कितने 50, डिफरेंस कितने का आया 7 का। अरिथमेटिक डिफरेंस कितने का हुआ, अरिथमेटिक मीन, डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक मीन 7 अपान कुल कितने आंकड़े हैं 10, कितना अंतर आ जाएगा 0.7 का। नया समांतर माध्य कितना हो जाएगा बोलिए, 35 था 0.7 और जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 35.7। फिर से देखो बेटा, इनका डिफरेंस कितने का है 7 का है, ये 7 का डिफरेंस कितने आंकड़ों में हुआ 10 आंकड़ों में हुआ, ठीक है। तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना हुआ डिफरेंस 7/10, ठीक है। 7/10 कितना हुआ 0.7,
पहले अरिथमेटिक मीन कितना था 35, उसमें 0.7 और ऐड हो गया क्योंकि नंबर कम चढ़े थे, ज्यादा होने चाहिए। दैट्स क्लियर? सबके समझ में बात आई? अगर ये कम होता तो उतना हम क्या करते? 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 25 और 18 थे की जगह 15 व 35 चढ़ाए गए हैं। सॉरी चढ़ाए गए थे, ये हमसे तब गलती हो गई। आप 0.7 घटा दीजिए, 35 माइनस 0.7, ये हो गया 34.3। सॉरी, हमसे गलती हुई, हमने पूरा सवाल लिखा नहीं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। औसत प्राप्तांक 25 और 18 थे की जगह 15 व 35 चढ़ाए गए, नंबर ज़्यादा चढ़ गए, ये डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये समांतर माध्य का सामान्य सवाल है, लेकिन लिखिएगा अगला। इसी में एक सवाल आता है जिसमें क्रिकेट संबंधी होता है, लिखिएगा जरा, देखें कितने लोग लगा सकते हैं। एक खिलाड़ी का 19 पारियों में, यह सवाल औसत में भी मिलता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 19 पारियों में रनों का कुछ समांतर माध्य था। अ क्रिकेट प्लेयर हैज सम रन एवरेज इन 19 इनिंग्स। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 19 पारियों में, 19 इनिंग्स में कुछ रन औसत था। ये नहीं बताया गया कितना था। ठीक, एवरेज की जगह मैं बार बार आपसे कहूं, आप अरिथमेटिक मीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अगली पारी में, इन नेक्स्ट इनिंग, अगली पारी में उसने 100 रन बनाए। इन नेक्स्ट इनिंग ही स्ट्राइक 100 रन्स। प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए। गुड। कुछ रन औसत था। 20वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? या अगली पारी में उसने 100 रन बना दिए। हेंस द अरिथमेटिक मीन इंक्रीज बाई 4। इससे समांतर माध्य में 4 की वृद्धि हो गई। लिखते चलिएगा, हेंस अरिथमेटिक मीन इंक्रीज बाई 4। इससे समांतर माध्य में 4 की वृद्धि हो गई। उसका नया समांतर माध्य क्या होगा? फाइंड हिज न्यू अरिथमेटिक मीन। गुड गुड, 2 लोगों ने उत्तर बताया। देखिए, कुछ था, इसे हम क्या मान लें? x। तो 19 गुणे x, यही तो हुआ। एक पारी में अगर x रन बनाया तो 19 पारियों में उसका कितना हुआ? 19x हुआ। इसमें 100 रन और बना दिए, रन में रन जोड़िए, बटे कुल पारी कितनी हो गई? 20, बराबर औसत में या अरिथमेटिक मीन में कितने की वृद्धि हुई? 4 की। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 19x प्लस 100 इज इक्वल टू 20x प्लस 24 जा 80। इस 20 में से 19 घटाइए, कितना बचा? x। 100 में से 80 घटाइए 20, ये पहले का था। नया औसत कितना हो जाएगा? ये है। तो न्यू अरिथमेटिक मीन हो गया 20 और 4 24। योर आंसर इज 24। ठीक है, अगला सवाल। इसे जो लगा देगा आज का मास्टरमाइंड कहलाएगा। देखते हैं कौन लगा के दिखाता है। मैं सवाल लिख भी दे रहा हूं पूरा, लिखिएगा। आईपीएल मैचेज में, इन आईपीएल मैचेज
आईपीएल मैचेज में द बाउलिंग एवरेज ऑफ हिंदी में लिखें क्या? चलो भैया, आईपीएल मैचों में अमित मिश्रा का कोई होगा ही नहीं। गुड। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से आप लोग नाम लिया गया यार, लाइट ही काट दिया। आईपीएल मैचों में अमित मिश्रा का बॉलिंग औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। .85 रन प्रति विकेट था, ठीक है। अंतिम मैच में इन लास्ट इनिंग या लास्ट मैच उसने 52 रन देकर he took 5 wickets at 52 runs, 5 विकेट लिया, जिससे गुड आ गई, जिससे औसत में एवरेज में 0.85 रन प्रति विकेट का सुधार हुआ। ठीक। अंतिम मैच तक लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या होगी? सर जरा इंक का करिए, सभी पेन गायब हो रहे हैं। अंतिम मैच तक कुल विकेटों की संख्या क्या होगी? ये सवाल अब तक भिन्न भिन्न एग्जाम में मोर देन 10 टाइम्स पूछा जा चुका है। इसके करेक्शन की दर जो है 0.6 है। तो देखते हैं कि कितने लोग इसे लगा सकते हैं। ये किसी को आजाद मिल जाए। ऑनलाइन कोई दे रहा है भाई आंसर इसका? गुड। सुधीर शर्मा इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑफलाइन में ही गुड। दूसरे भी हैं, सिट्टू कुमार यादव हमेशा से अच्छे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा उत्तर दिया।
मोहम्मद यूनिस ने भी उत्तर सही दिया। वीडियो जिनको क्लियर नहीं दिख रही है वो कृपया अपना मोड एडवांस मोड पर लगा लें, यूट्यूब को अच्छे से दिखने लग जाएगा। 85 सभी उत्तर दे रहे हैं और ऑफलाइन में कोई नहीं। ऑनलाइन वाले देखो उत्तर सही दे रहे हैं। जंग जारी है लेकिन ऑनलाइन में देखिए कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा एक बात का, अगर कोई बैट्समैन है वो ज़्यादा रन बना देता है, उसके आंकड़ों में अगर सुधार होता है तो उसके एवरेज में प्लस किया जाता है, ठीक है। और कोई बॉलर अगर सुधार करता है तो जो रन पर विकेट है उसमें माइनस किया जाता है। बोलिए, अरे खुद सोचिए, अगर हम कह दें एक 15 रन प्रति विकेट लिया और एक 10 रन प्रति विकेट लिया, कौन अच्छा है? 10 रन प्रति विकेट वाला अच्छा है ना। और हम कह दें एक व्यक्ति जो है उसका स्ट्राइक रेट 15 का है और दूसरे का 20 है बैटिंग रेट, किसका बेहतर होगा? ज़्यादा रन बनाएगा जो, है ना। ये अंतर है दोनों में और यही लोग गलत करके आते हैं, ठीक। ध्यान रखिए, अगर कुल माना प्रारंभ में लिए गए विकेट की संख्या, प्रारंभ में नंबर ऑफ विकेट x हैं, तो 24.85 रन गुणे विकेट, ये रन हो गए ना। बोलिए, अरे भाई मान लीजिए 15 रन प्रति विकेट था और अगर 10 विकेट लिया तो कितने रन बनाया? 15 गुणे 10 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां गुणा हो गया। कितना रन और बनाया? 52 रन देकर 5 विकेट और लिए, तो 52 रन और दे दिया। प्रति विकेट कितने हो गए? x + 5 और ये बराबर 0.85 का सुधार हुआ। 0.85 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 24, ठीक। अब ये घटा दी, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आ गया 24.85x + 52 बराबर 24x + 24 बचे 120। ये 24x इधर आके घटेगा 0.85x, 120 में से 52 घटाइए 68, यहाँ से x का मान निकालिए। 68/0.85 को लिखेंगे 85/100, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 5 से काटिए 20, 20 × 4 को कितना आया? 80 और 5 विकेट और जोड़ लेंगे तो अंतिम तक मैच तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 85। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टिल लास्ट मैच 85। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इधर बैठ जाइए। अच्छा, उधर पंखा नहीं। चलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे। देखना चाहते तो बहुत जगह है बैठने की जहाँ से हम पढ़ सकते थे, देख सकते थे, नहीं तो दिख तो इधर से भी नहीं रहा होगा। यहाँ अभ्युदय का लगा है क्या सर? नहीं लगा। इस पर एक अभ्युदय का लगवाइए जिससे लगे कि अभ्युदय का लाइव क्लास चल रहा है। अच्छा, आगे चलें। ये जो हम देखें ये सब लीनियर थे। अब आ जाइए, लिखिएगा यदि पद और बारंबारता दोनों दिए हों, इफ टर्म एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन, पद और बारंबारता दिए हों, मतलब x भी दिया हो और f भी दिया हो, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx/n, सिग्मा fx/n। इसका एक और मेथड होता है, लघु विधि कहा जाता है, a + सिग्मा fd/n भी होता है, लेकिन आपको आसानी है डायरेक्ट ऐसे ही विधि का प्रयोग करिएगा, है ना।
एक से अधिक विधि का कहा जाता है लघु विधि, लेकिन वो होती है लांग विधि। ये हम दे रहे हैं, लिखिएगा। एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। इन ए क्लास, मार्क्स obtained by students in mathematics are given like below। अंक है और यहां है छात्रों की संख्या। पच्चीस, 30, 35, 40, 45, 3, 2, 4, 6 और 5। लिखिए, इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, x, और ये छात्रों की संख्या क्या हुई, f। x इंटू एफ निकालिए। 25 तिया 75, 30 दूना 60, 35 चौक को 140, 40 छक्का 240, और ये 45 बचे 225। इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया हमारा x इंटू एफ। तो सिग्मा एफ एक्स निकालिए, कितना हुआ। इनको जोड़ेंगे तो n आएगा 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15 और 5 कितना आया, 20। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, सही है ना। 25 तिया 75, 30 दूना 60, 4 पचे 20, 4 तिया 14, ठीक है। 240, ठीक। इनको जोड़िए, 5, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 4, 11, 6, 17 और 7, 24, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, कितना आया, 740। ये किसके बराबर हुआ, सिग्मा एफ एक्स। अरिथमेटिक मीन निकाल लें, इसमें वैल्यू रखें 740 बटे 20, काट दीजिए 0 से 0, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 37। योर अरिथमेटिक मीन इज 37। यस, ऑनलाइन वाले बड़े तेज हैं यार, सब बड़े तेज उत्तर दे रहे हैं। निकिता देवी, सुधीर शर्मा, सिट्टू, रिति राय, ये बच्चे पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए हैं। रिति राय हमें आशा है वेस्ट बंगाल की हैं। अनूप कुमार, सृष्टि सिंह, ये बड़े खुश होते होंगे अपना नाम सुनकर। अर्चना तिवारी, एहसान राना, सभी ने उत्तर सही दिया, एक ने भी गलत नहीं दिया उत्तर, ये बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा, एक लिख देता है, उसको देख के देखो भाई क्या बता रहे हैं ऑफलाइन वाले। ऑफलाइन वाले कह रहे हैं कि एक लिख देता है, उसी का उत्तर सभी देते हैं, तो सही तो सही, गलत तो सबके गलत। लेकिन अभी तक गलत सबका नहीं किसी का पकड़ा गया। गुड, आपस में भी यहाँ भी मिलाओ। अच्छा, सबके समझ में आ गया ये। अगर यही वर्ग अंतराल दे दिया जाए, वर्ग अंतराल, या यहां पर ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होगा कि पता लगा कि यहां एक आंकड़ा मिसिंग कर दिया जाए और ये दे दिया जाए, तो भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर यहां x कर दिया, बोलिए, तो ये हो जाएगा 30x, ये क्या हो गया 30x, और यहां जो आंकड़े हो जाएंगे वो हो जाएगा 3, 4, 7, 6, 13, 5, 18 प्लस x। इसको हम सॉल्व करके हम इससे x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर यहां पर वर्ग अंतराल दे दिया जाए तब कैसे लगाएंगे। यही अंक जो है वह क्लास इंटरवल में दे दिए जाए। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये आपका सूत्र था।
मैं दे रहा हूं, लिखेगा एक क्लास में छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण निम्न प्रकार है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन लाइक बिलो। यहां है प्राप्तांक, और यहां है छात्रों की संख्या। जीरो से 10 नंबर पाने वाले 4 हैं, 10 से 20 वाले 5 हैं, 20 से 30 वाले 6 हैं, 30 से 40 वाले 2 हैं, और 40 से 50 वाले 3 हैं। संजोग से यहां भी 20 ही हुए, कोई बात नहीं। अब बताइए इनका कैसे निकालेंगे आप समांतर माध्य? यस, पहले आप यहां यक्ष निकालिए, एक्स पद, इनको जोड़ के आधा करिए। 10 का आधा 5, 20 10 30 का 15। अब देखिए यहां 10 का अंतर था ना, तो यहां भी 10 का ही अंतर आएगा। 5 10 15, 10 25, 10 35 और 10 45। ये एफ है। यहां एन आ गया सिग्मा एफ, 5 4 5 9 6 15 2 17 3 20। अब आप x इंटू एफ निकालेंगे तो एफ एक्स यहां आएगा, निकाल लें, गुणा तो कर ही सकते हैं। 5 चौक को 20, 15 पचे 75, 25 छक्का 150, 35 दूना 70, 45 तिया 135। इनको जोड़ें और समांतर माध्य निकालें। देखिए ऑनलाइन वाले बता रहे होंगे 740 बटे 20 बटा 37। नहीं, गुड। सिट्टू बोल रहे हैं कि नहीं मैं मैथमेटिक्स से बीएससी हूं। यहाँ एमएससी वाले भी बैठे हैं। डार्क हो गया क्या भाई? सब तो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा है। जल्दी करें, कितना आया? जोड़िए आप। 5 5 10, 1 3 4 7 11 5 16 7 23 2 25 2 1 3 1 4। सबको आया है? आया है? तो अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? देखो बेटा, तुम्हारे लिए इधर लिख रहा हूं। अरिथमेटिक मीन बराबर हो गया 450 बटे 20। कितना आ गया? 22.5, 22.5। दैट्स क्लियर? समझ में आया? इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है समांतर माध्य में। ठीक, अब चलिए लिखिएगा माध्यिका, मीडियन। माध्यिका या मीडियन। लिखिए 2 या 2 से अधिक आंकड़ों की माध्यिका वह संख्या है, मीडियन ऑफ 2 आर मोर देन 2 डेटाज आर दैट नंबर। 2 या 2 से अधिक आंकड़ों की माध्यिका वह संख्या है जो which show, जो क्या प्रदर्शित करेगा? बताएं कोई माध्यिका। कोई बताए? समांतर माध्य तो समझ गए थे, है ना? एक तरह का औसत था। और माध्यिका क्या हुई? लिखिए जो आंकड़ों के सम अथवा विषम मान पर निर्भर करती है, which depends on, जो आंकड़ों के सम अथवा विषम मान पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेटा आइदर इवन और ऑड, सम अथवा विषम मान को
प्रदर्शित करती है या सम अथवा विषम आंकड़े पर आधारित होती है। कैसे, जरा देखिएगा। माध्यिका का छोटा सा एक उदाहरण बिना सूत्र लिखे, अगर हमने कह दिया 3, 5, 11, 16, 17, 23, 34 और 38 है ना, इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? तो देखिए कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। बोलिए, 3 इधर छोड़िए, 3 इधर, बीच में कौन हुआ? दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, आपका उत्तर हो गया 16 + 17/2। 17 और 16 33 का आधा कितना हो गया? 16.5। ये सम के लिए हुआ। अभी हमने सूत्र नहीं बताया है। और विषम अगर यही हो जाए, एक और रख दें हम, यहाँ कर दें 11, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और ले लें 28। ध्यान रखिएगा, पहली बात, आंकड़े आरोही अथवा अवरोही क्रम में अवश्य होने चाहिए। ठीक है, डेटा मस्ट बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखिए, यहां पर हमने छोड़ दिया 4, इधर भी छोड़ दिया 4, बीच में कौन बचा? 19। ये हो गई माध्यिका। ठीक, किताबी भाषा क्या है वो जानिए आप। लिखिएगा नंबर 1, नियम 1, सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हो गया। अगेन, पुनः, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, नंबर ऑफ डेटाज आर ऑड, आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, n+1/2th टर्म पद है ये। ठीक है, कैसे था? अगर हमने लिखा यहां 7, 10, 12, 16, 19, 23 और 25, ठीक है, इनकी माध्यिका निकालनी है। हमारे कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सभी देखिए ये आंकड़े जो है आरोही क्रम में हैं, तो हम लिखते हैं माध्यिका बराबर मीडियन इक्वल टू 7 + 1/2 वां पद। 7 और 1 8/2 कौन सा हुआ? 4th टर्म। और चौथा पद कौन है? कौन है? 16। और डायरेक्ट हमने आपको बताया 3 इधर छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, जो मध्य में है वो आपका उत्तर है। तो हमें एग्जाम में थोड़ा देखना कि कैसे वो लगा करके दिखाएगी, ये तो हमें दिखाना नहीं, हमें ट्रिक मारना है बस। क्लियर? नंबर 2 लिख लीजिएगा, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, इफ द नंबर ऑफ डेटाज आर इवन, आंकड़ों की संख्या सम हो, नंबर ऑफ डेटाज आर इवन, तो माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद टोटल अपॉन 2। ठीक है, इससे आराम से निकालेंगे। जैसे अगर हमने लिख दिया 11, 16, 24, 15,
19, 23, 12 और 13 की माध्यिका क्या होगी? फाइंड इट्स मीडियन। जल्दी निकाल के बताइए, इसकी माध्यिका क्या होगी? कितना आया? 17। यहाँ 27.5 बता रहे हैं, 17 बताया एक जसवी ने। देखते हैं, आप लोग अब जीत रहे हैं, धीरे धीरे लग रहा है। क्या करेंगे, पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या लिखें? 11, फिर 12, 13, 15, 19, नहीं 16 है, 16, 19, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब बोलिए, 3 इधर छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, इन दोनों को जोड़कर क्या कर दें? आधा। 16 और 15 31/2 कितना आ जाता? सबके गलत हो गए। जरा सा आंकड़ों को हमने गुड आंकड़े को इधर उधर किया और जल्दी उत्तर मारने के चक्कर में गड़बड़ कर दिए। फिर भी सबसे पहले उत्तर सही दिया है प्रिया शर्मा ने। आप वाकई सही बताया, आप सभी 15.5 मार रहे हैं, है ना? तो देखिए, अब यहां पर मीडियन हो गया। अगर हम वैसे निकालते तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हुए, तो हम लिखते 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद टोटल बटे 2। 8 का आधा 4, चौथा पद कितना है? 15, पांचवा पद है 16। ये किताबी भाषा है। 16, 15, 31 का आधा, वही उत्तर आता 15.5। ठीक है, क्लियर? आइए, तो ये हमारी मीडियन का रहा दोनों। अब अगर इसमें भी हमारे पद ऐसे हो जाए कि पद और बारंबारता दोनों दे दिया जाए, लिख लीजिए, यदि पद और बारंबारता दोनों दिया हो, नहीं बेइज्जती नहीं हो रही है, चिंता न करें। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है। वो तो बाद में सबके उत्तर सही आने लग गए, इसलिए कहा गया हमने, और कोई बेइज्जती की बात नहीं है। और वैसे मुझे पता है कि हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे की तुलना में ऑनलाइन वाले कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा तारीफ उधर भी हो जाने दो। पता लगा कि आपको यहाँ, हाँ हम देख रहे हैं, लेकिन उधर के बच्चे ज़्यादा मायूस ना हो, क्योंकि आप तो ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण आपको दे कि एक बार एक जगह आग लगी। ठीक, तो आग लगने में सभी लोग बुझाने में लगे थे, लेकिन उस बुझाने में एक चिड़िया भी लगी हुई थी। वो भी अपनी चोंच में पानी भर करके और बेचारी ला करके उसमें डालती थी। तो जो दूसरे खड़े थे, जो पानी तो डाल नहीं रहे थे, वो चोंच उसको देख करके चिड़िया को मजा ले रहे थे। वाह वाह क्या बात है, ये देखो पानी लाके डाल रही है, आग बुझा रही है। ठीक है, तो जब आग बुझ गई और चिड़िया जो है कही मैं बहुत थक गई और आग फिलहाल बुझ गई, तो फिर वो मजा लेने वाले कहे हाँ 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 तुम्हारे से ही तो बुझ गई आग, चोंच में पानी लेकर के आ रही थी। कही हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पता था कि मैं जो पानी ला रही थी उससे वो आग नहीं बुझ सकती थी।
मेरे साथ जो पानी आ रहा था उसको भी पता था कि मैं इस आग को शांत नहीं कर सकता हूं, लेकिन नालायकों, मैं आग बुझाने वालों में थी। मेरा प्रयास तो था ना आग बुझाने के लिए, मेरा प्रयास तमाशबीन में नहीं था। तो जब भी ऐसी बात कभी कही जाएगी तो मेरा भी नाम एक बार लिया जाएगा, क्योंकि मेरा भी प्रयास था। तो ये देखा जाता है कि प्रयास किसने किया। ये बच्चे भी जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी पूरी तन्मयता के साथ, मैं बताऊं ऑफलाइन तो अब शुरू हुआ, लेकिन तन्मयता के साथ हमारे व्यूज बढ़ाने में ये बहुत बड़ा योगदान थे, और वाकई बड़े अच्छे से पढ़े और बड़े अच्छे से उत्तर दिए। ठीक है, मेरा हमेशा ये मानना रहा कि मैं इन लोगों के कमेंट्स, लाइव कमेंट्स पढ़ते हुए इनको प्रेरित करते हुए पढ़ाया। क्यों? अगर हम आपको मोटिवेट नहीं किए तो ये सारा पढ़ाना बेकार है। क्यों? यहाँ से पढ़ के गए, अरे यार गजब थक गए, पंखा चल रहा था, अरे एक तरफ तो पंखा भी मेरी तरफ नहीं चल रहा था, तमाम उलाहने मिलेंगे, है ना? लेकिन उन उलाहनों के बीच किसने सफलता प्राप्त की, मायने ये रखेगा। जब रिजल्ट आता है तो ध्यान रखिए, टॉप करने वाला भी कभी ये नहीं सोचता है कि मैं आईएएस बन रहा हूं। उसे नहीं पता होता है कि हम टॉपर हैं। ये कोई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं है। हाई स्कूल इंटर वाले परीक्षा देकर के आएंगे तो पूछा जाएगा कैसा पेपर, बहुत अच्छा हुआ है, पास। कितने परसेंट आएंगे? तो नहीं, जो कुछ बच्चे अच्छे हैं तो कहेंगे नहीं 80% आएंगे, अब 75% आएंगे। आजकल नंबर तो खूब मिल रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के ज़माने में नंबर्स बहुत कम आते थे। 1986 का हाई स्कूल हूँ, और जब रिजल्ट में आया F तो ऐसा लगा कि फेल। तो जिसने देखा, पहले न्यूज़पेपर में आते थे, तो जिसने देखा वो कहा कि भाई 5 रुपये निकालो। हमने कहा किस चीज़ की? कहे यार तुम फर्स्ट क्लास पास हो, 5 रुपये से कम नहीं लूँगा। चलो अच्छा हुआ। हम कहे कौन सा डिवीज़न? कहा फर्स्ट क्लास हो। ने 5 रुपये निकाले, उसे दिए, और फिर अपनी कबाड़ साइकिल उठाए भागते हुए घर पहुँचे। पिताजी इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? रिजल्ट आया, आ गया। क्या हुआ? पास हो गए। चलो पास तो हो गए। हम कहे नहीं, फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा खिंचाई करते थे। परीक्षा दिए, पहला पेपर हुआ हिंदी का। हम जो बताए कि यही सही है ना, हमें तो नहीं लगता ये सही है। तो हम कह रहे भाई हिंदी में सबसे ज़्यादा क्लास में मार्क्स मैं ही लाता रहा, तो मैं किससे पूछूं कि ये गलत है? अच्छा, ये बोर्ड है बेटा, बोर्ड। ठीक, पूरी परीक्षाएं हो गई, और लेकिन उनका सपोर्ट भी इतना रहता था कि आप सोचिए मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर सेंटर था, लेकिन वहाँ मैं कमरा लेकर रहा। मेरी दादी खाना बनाई खिलाई, मैं पढ़ता रहा और जाके सुबह एग्जाम देता था। ठीक है, एक है कि नहीं सपोर्ट? कितना बड़ा सपोर्ट, इस बात को सोचिएगा जरा। तब सिलेंडर भी नहीं होते थे, लकड़ी पर खाना बनता था, लेकिन दादी हमारी पूरा वो की। और जब वो फर्स्ट क्लास पास हुए तो सबसे पहले उन्होंने, हमने कहा कि ये सब दादी का कमाल है, पिताजी का नहीं उतना है। जबकि पिताजी ऐसा होता था कि पढ़ते थे तो भले ही उपन्यास पढ़ते थे, लेकिन मेरे साथ रात में 12 बजे तक मुझे जगाते थे। ये मोटिवेशन एक होना चाहिए। माँ का प्रेम होता है कि माँ के, अरे सो जा बेटा, बहुत देर तक पढ़ लिया है ना, ये क्या है, ये तो उपन्यास पढ़ रहे, सो जा तू। ठीक ना? वो तो कहेगी सो जा, बेटे को बड़ी तकलीफ हो रही है। और सुबह भाई जाड़े के सीजन में 4:30 बजे उठा देते थे। अब जरा सोचिए कितनी तकलीफ वाली बात आज के बच्चों के लिए। उठा दिए 4:30 बजे, उठो, जाओ हाथ मुंह धो लो, धो लो, लाए, पढ़ो। तो हम कहते थे ठंडक लग रही है तो थोड़ी लिहा फोड़ लो, हम फोड़ लेते थे और पढ़ना शुरू। जो हम देखे कि वो थोड़ा सा उधर हुए, हमारी झपकी शुरू। और मजे की बात तब होती थी जब वो किताब हटा लेते थे। किताब हटाने के बाद कि हाँ क्या हो रहा, पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हो?
तो अपने को बचाने के लिए कहते थे आप तो बस सोचते हैं कि केवल लगातार पढ़ते रहें, हम जो अपना सोच रहे हैं आंख बंद करके आप किताब हटा दिए। आज जब हम गार्जियन बन गए तब हमें लगता है कि हमारी वो कितनी बड़ी मूर्खता हुआ करती थी, और उस समय हम सोचते थे कि हम गार्जियन को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, फिर वे कहते थे कि नहीं तुम दौड़ के जाओ टंकी तक, और फिर हैंडपंप था वहां तक दौड़ के जाओ, फिर दौड़ के आओ, तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। क्या करते, कोई विकल्प ही नहीं होता था। आज कह लें आपके पिताजी, आप मान जाएंगे? कहेंगे पापा कुछ नहीं, हम पढ़ लेंगे, हमें पता है कुछ नहीं तो अभ्युदय में जाके पढ़ लेंगे। इतना हम लोगों के साथ हुआ तो जाके कुछ बन पाए, कहीं स्टेज पे खड़े होने लायक बन पाए। ठीक है, तो मेहनत जरूरी है और इसका कोई विकल्प नहीं है, चाहे ऑनलाइन मोड में पढ़ें चाहे ऑफलाइन में। यूट्यूब पर पढ़ाने वालों की भरमार है। और एक चीज और बताएं, हम तो लिख के पढ़ा रहे हैं, आजकल तो मोड आ गए हैं, सीधे क्लिक किए आ गया, सवाल को हल्का डिस्कस किए, उत्तर ये है, कहीं फंसे तो भी आगे बढ़ा दिए, आप देखते रहो, हो गया ना। यहां तो ऑनलाइन में कम से कम हम आपको देख रहे हैं कि आप कोई इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैंने एक दिन खुद देखा कि बेटी को जो है वह ऑनलाइन उसकी क्लास चल रही है, उसकी वीडियो तो उसमें आ नहीं रही है, और वो जाके मम्मी के साथ कुछ बनवा रही है। हमने डांटा, ये काम है, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मैडम को पता है कि हम तो पढ़ा रहे हैं और बच्चा किचन में है, तो ऐसे भी लोगों ने पढ़ा। तो कृपया अपने आप को धोखा देना है। जहां भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ें। पढ़ने वालों में आपका नाम हो, कमेंट करने वालों में आपका नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं दूसरा वही कमेंट करेगा जो खुद उसकी तैयारी नहीं कर रहा होगा, खुद परीक्षा नहीं दिया होगा, खुद असफल हुआ होगा, अगर दिया होगा वो कहेगा अरे यार कहाँ सिलेक्शन होता है। तमाम 10 प्रकार की निगेटिविटी लाएगा। पॉजिटिव अप्रोच देने वाले जो हों उनका साथ पकड़िए, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी सार्थकता में आपके साथ हों। अगर कहीं आपका काम हो और आपकी कल परीक्षा है, ऐसा आपका मित्र होना चाहिए, अगर उसकी परीक्षा नहीं है तो कहे यार तू पढ़, मैं जा रहा हूं इस काम को करके आ रहा हूं। ऐसा मित्र नहीं चाहिए जो उसका काम हो और आपको कहे अरे परीक्षा यार कल तुम्हारी, आज थोड़ा चलो हमारे साथ भोजीपुरा चलना है, आपका 2 घंटे बर्बाद करे। वो आपका उस समय दोस्त नहीं, वो दुश्मन से बढ़कर हुआ। और अगर आपका रिजल्ट निगेटिव हुआ तो सबसे पहले कमेंट करने वाला भी वही होगा। और अगर आप उसको उस दिन मना कर दिए और आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो सबसे पहला वही दोस्त होगा, अरे हमारा तो बड़ा जिगरी दोस्त है, चलो मिला के लाता हूं, IAS हुआ है, जबकि आपसे उस समय वह नाराज हुआ। तो इसका ध्यान रखिए। आइए, अगर पद दिया गया और क्या दिया गया, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दी गई, तो ध्यान दीजिए, यहां दे दिया गया 5, 6, 9, 11 और 13, यहां दिया गया 3, 4, 5, 6 और 2। हो गया। अब बताइए, इससे तो हमें क्या निकाला हमने, पदों की संख्या n बराबर 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 2, 20। क्या अब आप निकाल पाएंगे सामान्य रूप से? नहीं निकाल पाएंगे। अब यहां आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। ध्यान दीजिए, 3 का 3, 3 और 4, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 2, 20, यह इसके इस योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, हम माध्यिका निकालने चल रहे हैं, तो माध्यिका बराबर हुआ ये 20/2वां पद प्लस 20/2 प्लस 1वां पद टोटल बटे 2, तो आ गया 10वां पद प्लस 11। इतना लिखना पड़ रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए 10वां पद कहां मिलेगा, इस वाले में ना, और इस वाले में ये कितना है 9, 11वां पद इसी में है,
तो 9 + 9/2, 18 का आधा कितना आ गया? कितना आ गया? 9। ठीक है, होता तो है इसमें वर्ग अंतराल का भी, लेकिन वह आप में आता नहीं है, इसलिए उतना हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्री मॉडल है। ठीक है, वहाँ सूत्र बड़े हो जाते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। मीन मीडियन हो गया आपका, और अंतिम आ जाइए मॉड पर। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, यहां जो पद देखने हैं वह कहां से देखने हैं? संचयी बारंबारता। मान लीजिए 12 + 13 आता, तो 12 में क्या आ जाता? 9, और 13वें में क्या आ जाता? 11, तो 9 + 11/2 हो जाता। क्लियर? तो क्या आता? 11 9 20 का आधा 10 आता। क्लियर? जरूरी नहीं है कि दोनों पद एक ही संचयी बारंबारता के पदों में हो। अब लिखिएगा बहुलक या मॉड। समय है हमारे पास अभी 4 ही मिनट है, चलिए कोई बात नहीं। लिखिएगा बहुलक। मॉड। बहुलक क्या बताता है? जो अधिक बार आए, सामान्य अर्थ यही है, अधिक से अधिक बार आए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुलक का जो सवाल आता है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ दिखा देगा कि 4 जो है बहुत बार आया है इसलिए वही बहुलक हो गया, ऐसा सवाल नहीं आता। इसमें एक सूत्र है, कोई बताए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? 10 बार यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। गुड। बहुलक बराबर सूत्र लिख लें, इसी पर सवाल आएगा। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तीन गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। लिखिएगा, यदि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका, इफ मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 17, माध्यिका 17 व समांतर माध्य 15 हो, तो बहुलक क्या होगा? देन फाइंड मॉड। बताओ बच्चों जल्दी से। बिल्कुल सुधीर शर्मा ने एकदम सही। तीन गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ये सुधीर शर्मा ने सही। और 21, देखो भाई ऑनलाइन वाले उत्तर पहले बताए हैं ऑफलाइन की तुलना में। चलिए, तो बहुलक बराबर हो गया 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। 17 तिया 51, 15 दूना 30, घटा दीजिए कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक, तो ये हमारी मीन, मीडियन और मॉड। इस पर हम आपको एक पीडीएफ आपके ग्रुप पे भेजेंगे पूरे, और वह पीडीएफ में पूरा अब तक पीसीएस के आए हुए सवाल पहले देंगे, फिर हम आईएएस के सवाल देंगे कितने आए। अगला जो टॉपिक होगा सुन लीजिए जरा अच्छे से, वह बहुत ही प्रलयंकारी होगा, इसलिए कि सामान्य विद्यार्थियों को वह टॉपिक नहीं आता है। मैंने बताया आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी रिलेटेड। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसमें कोई इंटरमीडिएट का नहीं पढ़ना है ना। एक है कि आपको इंटरमीडिएट में पढ़ते रहिए तो पूरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ते रहिए, वो नहीं पढ़ना है। बहुत ही आसान मोड में पढ़ना, और इस लेसन को मैं वैदिक मैथ से पढ़ाऊंगा, वैदिक गणित विद से। आपको कहीं भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे अभी एक सवाल पूछा गया था सिविल में, कल तक सोच के आइएगा।
सवाल था रेनबो को यदि डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा जाए तो वह कौन सा क्रम होगा? रेनबो RAINBOW को यदि डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा जाए तो वह कौन सा क्रम होगा? दूसरा सवाल पूछा गया था पिछले ही पेपर में सीसेट के कि 1, 2, 3 व 4 अंकों के प्रयोग से बनने वाली कुल 4 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा? एक, 2, 3 और 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली कुल संख्याओं का योगफल क्या होगा? सामान्य सवाल नहीं है, लेकिन सवाल हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी चैनल पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गया सर? थैंक यू वेरी मच।